ये भैया इधर कर ऐसे कर दो तिरछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। सेना में भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ योजना बिहार के युवाओं को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा किए जाने के अगले ही दिन बिहार के अलग अलग शहरों में हंगामा शुरू हो गया। बक्सर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने ट्रेनों का परिचालन बाधित किया है, तो मुजफ्फरपुर में आगजनी पर उतारू हो गए हैं। बेगूसराय में भी हंगामा देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा बुधवार की सुबह होते ही सेना भर्ती बोर्ड के कार्यालय पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि मुजफ्फरपुर में हंगामा कर रहे युवाओं का कहना है कि वो पहले से जारी सेना भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हंगामा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती बोर्ड के पास हंगामा कर रहे युवाओं को प्रशासन ने भगा दिया। इसके बाद गुस्साए अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं, आपको बता दें, और वहां पर सड़क पर टायर जलाकर यातायात बाधित कर रहे हैं। यहां से निकलने के बाद सभी भगवानपुर चौक पहुंचे और वहां हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे युवाओं का कहना है कि सेना में भर्ती के लिए 2 साल पहले ही शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। तो अग्निपथ योजना बिहार के युवाओं को पसंद नहीं आ रही है, राहुल गांधी साहब को भी पसंद नहीं आ रही है। इस पे सियासत शुरू हो गई है। अग्निपथ पर राजनीति पथ हो गया है। कुल मिलाकर के अब उसमें सियासत शुरू हो गई है, और सियासत ऐसी कि साफ तौर पे राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये न्यूज बनाने में विशेषज्ञ हैं नरेंद्र मोदी। इन्होंने न्यूज एक बार फिर से बना दी है। 10 लाख उधर बोल दिया है नौकरियों के लिए कि जो भी रिक्तियां हैं उनको भरना है सरकारी विभागों में, और इधर कह दिया है कि जो युवा है उन्हें 4 साल के लिए सेना में रखा जाएगा। पहले साल से उनका वेतन 21,000 और हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। और जब 4 साल पूरे होंगे तो जो 25% युवा है ना, उनको वरीयता के आधार पे उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। बाकी 75% क्या करेंगे साहब? वो बाहर होंगे, वापस आएंगे और फिर से नौकरी की तलाश करेंगे। हालांकि उस पर यूपी सरकार का कहना है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं पुलिस भर्तियों में कहीं ना कहीं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वो जो भी आगे प्रारूप होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, वो बात का विषय है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों? इससे क्या लाभ होने वाला है? इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा सेना को? क्या कुछ नुकसान हो सकता है? इसी पर चर्चा होगी आज सीधा सवाल में। मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, उससे चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो जान लेना बेहद अहम जरूरी है। क्या बजट, जो सेना के लिए बजट दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश है? कुछ ऐसा सैनिकों की ने बयानबाजी भी की। कुछ सैनिक नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ सैनिक कह रहे हैं नहीं ठीक है ये योजना। लेकिन सवाल उठ रहे हैं यहां पर, जो भी वहां से 4 साल में ट्रेनिंग लेकर के बाहर निकलेंगे, क्या फिर वो पहरेदारी करेंगे? क्या वो फिर घरों के बाहर बैठ करके वहां पर होमगार्डी करेंगे? क्या इस तरीके के रोजगार की व्यवस्था की है सरकार ने, या फिर कुछ प्लान है सरकार के पास? क्योंकि जो बजट है, जितना दिया जा रहा है सेना को, रक्षा विभाग जो है जितना खर्चा किया जा रहा है उस पर, वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है कुछ सैनिकों को। इस पर टिप्पणी की सैनिकों ने, नाराजगी जाहिर की है। सवाल कई हैं, जवाब इसके तराशने होंगे, क्योंकि इस तरीके से अग्निपथ जैसी जो योजनाएं हैं जिसके थ्रू युवाओं की भर्ती की जाएगी 4 सालों के लिए, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। और ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए सीधा सवाल में हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक मोनू है। अभिषेक गुप्ता मोनू, आपका स्वागत है। हमारे साथ दिनेश वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस नेता है, आपका भी स्वागत है। संजय कटियार हैं, आपका भी स्वागत है। बीजेपी से हैं अनुपम तिवारी हैं। अनुपम तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुख मैं अनुपम तिवारी जी का करूंगा। अनुपम जी, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं आप, ये बताइए सर, आपके लिहाज से
कितना फायदा होगा इस योजना से? देखिए साहब, फायदा तो कल सरकार ने खूब गिनाए हैं। रक्षा मंत्रालय का जो स्टेटमेंट था उसमें भी फायदे गिनाए गए और फायदे कुछ समझ में भी आते हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो एवरेज एज है सेना की वो जवान करी जा रही है। अभी 32 ईयर्स की एवरेज एज, उसको कम किया जा रहा है। नौजवानों की संख्या अच्छी खासी तादाद बढ़ाई जा रही है और इसी वजह से ये एक स्वागत योग्य कदम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट को देखें, जैसे कि बार बार ये चर्चा करी जा रही है बजट की, और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा पैसा, मोर देन 50% हमारी पेंशन में और हमारे पेमेंट में खर्च हो जाता है। जी बिल्कुल। तो साहब ये थोड़ा सा एक सोचनीय विषय है, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस को आप पैसे से नहीं तोल सकते। आप उनके काम को आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं आप बयानबाजी कर सकते हो कि आपके पास पेंशन बहुत ज्यादा दी जा रही है। मैं मानता हूं कि हर साल एक बड़ी तादाद में लोग रिटायर होते हैं, बड़ी तादाद में लोग पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो पेंशन उनको अपने कर्तव्य की ड्यूटी की वजह से मिल रही है और वो ड्यूटी उन्हें देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में, इंसर्जेंसी से लड़ने में और खतरनाक परिस्थितियों में डट करके खड़े रहने की वजह से हासिल करी है। तो ये एक आस्पेक्ट ऐसा है जिसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जिस अग्निपथ योजना की बात करी जा रही है उसमें पेंशन का मैटर खत्म कर दिया गया है और नो डाउट इससे सरकार का एक काफी बचत होने वाली है, सरकार को इससे काफी फायदा होने वाला है। हमें इवन कल रक्षा मंत्री साहब जब बोल रहे थे उन्होंने भी कहा था कि इससे हमारी जो आर्थिक ढांचा है उसमें सुधार भी होगा, निसंदेह सुधार होगा। लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ हम भारत सरकार का रक्षा बजट दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा देते हैं, तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का है, और उसके बाद हम अगर ये बात कहें कि हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हम उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, तो ये मतलब एक तरह से दो तरफा बात हो गई है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारा डिफेंस बजट है, इस बजट का एक बड़ा हिस्सा आर्मी में खर्च होता है, यानी 86% आर्मी में खर्च होता है। एयरफोर्स और नेवी उससे बहुत कम हिस्सेदार होते हैं, मतलब अगर आर्मी की तुलना करें तो। और जो सबसे कम दावेदारी जो रखता है वो हमारा DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाएगा, उसको सप्लाई सप्लाई करेगा, हथियार देगा, सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल, जी। तकनीकी रूप से मजबूत सरकार का शुरुआत से जोर सेना के आधुनिकीकरण पर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस समय भारतीय सेना को जो जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो उसके आधुनिकीकरण की है, क्योंकि इस समय दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मुझे रिटायर होकर सिर्फ 4 साल हुआ है और 4 साल में मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दुनिया में इतने ज्यादा हो गए हैं कि आज के लोग इससे कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो हकीकत ये है कि ये जितना भी बड़ा प्लान बनाया गया है ये एक बदलाव लाएगा सेना के अंदर, इसके प्रोज एंड कॉन्स सभी जगह चलेंगे, जबकि इसका कम से कम पहला बैच वहां पर पहुंचे और वो बैच किस तरह से ड्यूटीज करता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने वो लोग ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद जो है छुट्टियां जाएंगे और समय कितनी जल्दी बीत जाएगा कि प्रैक्टिकली वो बहुत कम दिनों तक ही सीमा की सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जब ये लोग पहुंचेंगे ड्यूटी पे उसके बाद ही पता चलेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि बदलाव की जरूरत तो थी, बदलाव हमेशा से किसी भी सेक्टर में आप देखें जब भी बदलाव होता है तो उसका विरोध भी होता है। मुझे लगता है कि बिहार में जो आज हुआ है, जो आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि जो भी एक समस्या थी और इस समस्या से भी सरकार को जूझना पड़ेगा। बहुत सारे पहलू इससे समझ में आएंगे, विपक्ष तो अपनी राजनीति करेगा, सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी, दोनों तरफ से अपनी बातें कही जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि इन सब के बीच हमको भारतीय सेना के जो उनका क्रियाकलाप है उसको सर्वोपरि रखना होगा, क्योंकि वही चीज है जो कि हमारे देश को जोड़ करके रखती है और वही एक चीज है जो हमारी चर्चा को इंश्योर करती है। तो रही पैसों की बात, तो पैसों की बात मैंने बताई है कि पैसा से अगर आप भारतीय सेना की ड्यूटीज को खोलेंगे तो आप उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी योजना लाने से पहले कई सारे स्तरों पर 2 बात चर्चा होनी चाहिए थी। बंद कमरे में केवल 3 चीफ के बीच में, सरकार के कुछ नुमाइंदों के बीच में होने के बेहतर ये होता, इसको आम पब्लिक के बीच में लाया जाता। इतने बड़े पॉलिसी मैटर को गहन डिस्कशन, गहन ब्रेनस्टॉर्मिंग की आवश्यकता थी। लेकिन हाँ, बदलाव है और अब सेना कभी भी बदलाव से डरती नहीं है। अगर बदलाव आएगा तो उसको भी सेना देखेगी और जितना फायदेमंद होगा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी, और जो चीजें इसमें नुकसान दे होंगी, जो लगेगा कि इसमें जरूरी नहीं है, उनको बात छोड़ देगी। तो ये समय अभी से कुछ लेना जरूरी था इस मामले को लेकर के। मामला
बेहद गंभीर है, या यूँ कह सकते हैं ये मामला वाकई में युवाओं से जुड़ा हुआ है, नौकरियों से जुड़ा हुआ है, रोज़गार से जुड़ा हुआ है, और अपने आप में 4 साल के लिए केवल नौकरी दे देना, उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा देना 75% जो युवा होंगे उनको, तो वाकई में मामला इसमें वाकई में गंभीरता से सोचने समझने और राय शुमारी की ज़रूरत थी। दिनेश वाजपेयी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, उनका रुख करेंगे। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होगा, वहाँ पर कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। सर, क्या दिक्कत है सर? जब रोजगार के अवसर मुहैया सरकार नहीं कराती तब भी आप सरकार को घेरते हैं, सर जब मुहैया करा रही तब भी घेर रहे हैं सर, कारण? देखिए, जहाँ तक आदरणीय राहुल गांधी जी का सवाल है, तो उसमें तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बॉस इज ऑलवेज राइट। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। आज देश में हमारे महान नेता जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, आज नरेंद्र मोदी जी उस नारे की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किसानों को कुचल के मार रहे हैं और जवानों की भर्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। अब आप मान के ये चलिए कि 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को इन्होंने नौकरी देने की बात कही है, और वो नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद उस जो युवा होगा वो 22 या 23 साल या 24 साल का होगा, वो रिटायर हो जाएगा, ना तो उसकी पेंशन होगी ना ग्रेजुटी होगी। फिर क्या करेगा वो युवा? तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि 2024 का जो इनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को ये देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो 10 लाख नौकरी, सर आपको बता दें कि 50,000 जो सैनिक है ना वो रिटायर होते हैं सर हर साल। वो बात आपकी हमारी और ठीक। अभी भी सेना में सर 1 लाख और लगभग 5 से 10,000, 1,05,000 लगभग, मैं बोल रहा हूँ लगभग, इतनी अभी भर्तियों की जरूरत है सर। अनुपम तिवारी जी, 1,13,000 सैनिक कम है इस समय अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल। 10 लाख में 4 लाख सैनिकों के लिए ये नौकरियां निकाल रहे हैं, आप बात समझिए। 10 लाख का मतलब आप समझे, ये जो अभी इन्होंने एक जुमला छोड़ा कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उसका आंकड़ा आपको मालूम है 1400 में से एक आदमी को ये नौकरी देंगे। देखिए, आम जनता इस बात को नहीं समझती है। और इन्होंने जब ये सत्ता में आए थे तो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों नौजवानों को हम नौकरी देंगे। तो चूंकि मिला करके सिर्फ इनकी सरकार जुमलों पे जी रही है, और आज की स्थिति में जनता क्यों पसंद कर रही सर इनको? आम जनता क्यों पसंद कर ले? देखिए, जनता उस आंकड़े को समझती नहीं है जिस आंकड़े को हम आप समझ रहे हैं। जनता में तो सीधा आज नुपुर शर्मा, ज्ञान व्यापी, बुलडोजर, हिंदू मुस्लिम का इतनी बड़ी खाई खोद दी है इन्होंने कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ही आधार पर आज सिर्फ ये सत्ता पे राज्य कर रहे हैं। लेकिन ये राज्य भी काफी समय तक नहीं करेंगे, हर चीज का एक अंत होता है। और निकट 2024 में आज बिहार का युवा क्यों निकल आया? वहाँ हिंदू मुस्लिम का क्यों नहीं इनका फंडा चल रहा? कारण क्या है कि वहाँ का जो युवा था, जो बेरोजगार था, उसने इनका ये जो मौका उड़ाने का काम किया इन्होंने कि 4 साल की ये भर्ती कर रहे हैं, इसलिए जनता निकली है सड़क पर। और आने वाले समय में आप मान के सर, वो ये कह रहे हैं, जो युवा निकले वो ये कह रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो कह रहे हैं 2 साल पहले जो शारीरिक उनकी जो परीक्षा ली गई थी, पहले उस पर निर्णय हो, मतलब उस पर जिनको भर्तियां करनी वो हो। देखिए, मेरा मतलब तो वही है ना। हाँ। आप पिछले रिकॉर्डों को देख नहीं रहे हो, एक नया जुमला आप छोड़ देते हो क्योंकि 2024 का चुनाव है, उससे पहले कई विधानसभाओं के चुनाव सर, मतलब 4 साल वाला। हाँ, और एक बात और आपको बता दें, हम 2014 में जब हमारी सरकार थी तो 4.1 बेरोजगारी थी। हाँ। और आज की डेट में 8.4 बेरोजगारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यानी 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये लोकसभा भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2024 के लिए एक लॉलीपॉप दे रही है, और सबसे ज्यादा दुख होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजय कटियार जी, एक और लॉलीपॉप, एक और जुमला दे रहे हैं सर आप? दिनेश जी निशाना लगा रहे हैं आप पर। मैं अभी पूर्व वायुसेना अधिकारी अनुपम जी की भी बात सुन रहा था, बहुत तर्कसंगत बात उन्होंने कही है, और कुछ चीज़ों में उनसे भी मतभेद रखता हूँ, उन्होंने उसको अभी स्टडी नहीं किया।
और दिनेश वाजपेयी जी तो विशुद्ध सिर्फ भाषण दे रहे हैं जो कांग्रेस पास बचा है। वो कहीं वो आंकड़े भी पेश कर रहे हैं। नहीं, ये आंकड़े जो पेश किया है इन्होंने कि इतना बेरोजगारी रह गई, इतना उस पर मैं थोड़ा इसको डिसेंट्रलाइज करता हूँ। आदरणीय हमारे नहीं नहीं, है, प्लीज टोकिंग ये लोकसभा और भारत सरकार के आंकड़े बहुत जो हमने शांति से मैं आपको आपको सुन बताया। रहा था, प्लीज इंटरप्रेट ना चलिए, करिए, सुन sorry, लीजिए ना, फिर बोल लीजिएगा। राजस्थान में इनकी सरकार है होम जी, 22.5% बेरोजगारी है। हिमाचल में हमारी सरकार है 9.8% सिर्फ बेरोजगारी है। जरा आप इसका अंतर समझ लें। तो ये बात करें ना कि रोजगार बेरोजगार कितने परसेंट कहाँ, ये आंकड़ेबाजी तो करें नहीं। और जो ये 4 साल वाले मुद्दा जो है उससे भटक गए, चले गए वहां मस्जिद और नूपुर शर्मा इनको याद आ गई फिर से। तुष्टीकरण ये करें, बात बताने लगे हम पर। तुष्टीकरण की राजनीति पूरी 1947 से लेकर 2013 तक इन्होंने करी और बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक तो ये इनका बेबुनियाद बात है। अब ये जो 4 साल नौकरी, इसके महत्व को समझिए। और 10 लाख का तो मोदी जी ने कहा, हमारी सरकार ने 10 लाख लोगों को सभी विभागों में जितने भी नागरिक विभाग हैं भरने के लिए बोला सर, भर्तियां 10 लाख की भर्ती की जाएगी। हर हाल 1.5 साल में कर दी जाएगी। 18 महीने में कर दी जाए, ऐसे निर्देश जारी हुए। राहुल जी तो कह रहे हैं ये भी एक न्यूज है सर, मोदी जी न्यूज बनाना जानते हैं। समस्या है ना कांग्रेस, राहुल जी कह रहे हैं ना सारे विपक्ष की परेशानी है। राहुल जी हैं किस गिनती में देश के अंदर? एक सांसद हैं और अपनी घरेलू मालकाना पार्टी चला रहे हैं, चलाएं। वाले जो मना है बोलते रहे, गैर जिम्मेदार उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। ना जनता लेती, ना उनके नेता, उनके खुद के नेता भी नहीं लेते। कांग्रेस के उनके अपने नेता भी उनको गंभीरता से नहीं लेते होंगे। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। आज की तारीख में जब हम इतने रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अभी जब नहीं बात है तो कह रहे रोजगार नहीं दे रहे। अब जब रोजगार देने की बात कर दी तो उसमें भी विरोध। ये तो साबित हो गया ना कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध, मुद्दा में मुद्दा, युवाओं को भड़काने का काम। ये सिर्फ आजकल विपक्ष का एक सगल चल चुका है कि भड़का दो, हर मामले में भड़का दो, देश में आग लगा दो, पत्थरबाजी करवा दो। ये सारा इनका बिल्कुल नीच षड्यंत्र बन चुका है विपक्ष पार्टी। और इनका मुद्दे कुछ है नहीं सरकार के खिलाफ। अच्छा क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इस पर इनको तकलीफ है। अब 2024 उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया। अरे भाई ठीक है, 2024 हम चुनाव जीतेंगे, फिर कह रहे जीतेंगे, इसमें कौन सी बात है? और कौन सा राजनीतिक दल चुनाव के लिए राजनीति करता? इसलिए लाए 2024 के तहत सर। नहीं, ये क्या बात हुई? हमने कभी भी लोक लुभावन चीजों को हमने प्रस्तुत नहीं किया, कभी लोक लुभावन बजट प्रस्तुत नहीं किया। हमने हमेशा कड़वी गोली दी, मगर जनता को पसंद आ रही, जनता हमें चुन रही है। उसमें इन्हें तकलीफ है पूरे विपक्ष को। अब पूरा विपक्ष खुद ही बिखरा बिखरा घूम रहा है। गुप्ता जी, पूरा विपक्ष आपने नाम लिया नहीं, अभिषेक गुप्ता जी पूरा बिखरा घूम रहा है। अब अभी आपसे तक सुना नहीं, इसलिए मैं उनमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यूपी में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तिवारी सेना के अधिकारी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये भी रिटायर हुए होंगे, जब भी इन्होंने लिया पता नहीं, जब लिया उन्होंने बीआरएस 20 साल में लोग अमूमन ले लेते थे किसी सेना में, चाहे एयरफोर्स में, चाहे नेवी में हो या आर्मी में हो। 20 साल बाद आते थे। मैंने खुद भी देखा, आप सब लोग समाज में रहते हैं, क्या वो LIC में नौकरी नहीं करते थे? क्या वो बैंकों में नौकरी नहीं करते थे? अभी भी करते। क्या वो रेलवे में नहीं करते थे? अभी भी करते। तो ये कैसे कपोल कल्पना कर ली कि साहब वो 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा, सड़कों घूमेगा? अरे भाई, सिविल सर्विसेज कहीं खत्म हो जाएंगी क्या? उस एज ग्रुप में वो रहेगा। और एक प्राथमिकता का मानक सरकार निश्चित रूप से तय करेगी। आप मैं थोड़ा सा फिर डाइवर्ट करूंगा। कोटा कहाँ दे रहे हैं सर? देखिए, नहीं, अभी आप सुनिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ। जैसे जीएसटी जब लागू हो रहा था, देश में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। आपने बहुत ही जीएसटी, हाँ मैं कह रहा हूँ, जीएसटी में एक परिषद बनी कि नहीं बनी? हर बार बैठक हुई, ठीक सुधार किया गया ना ओम जी। तो सुधार के रास्ते हर समय खुले हुए ना। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व वायुसेना अधिकारी है, उनका सीधा रुख करना चाहूंगा। अनुपम जी, सीधे आपके पास आ रहा हूँ। इन्होंने जिक्र किया, जो VRS लेके निकलते हैं, जब सेना से निकल आते हैं तो बैंकों में काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, अन्य संस्थाओं में काम करते हैं। सभी में करते सर, थोड़ा इसको जरा डिफाइन कीजिए। क्या इन 4 साल के बाद जब ये 75% ये युवा निकलेंगे, इनके लिए क्या कोई कोटा फिक्स होगा, या वो जो निकलते हैं VRS लेके, पहले जो निकलते रहे, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रहता है सर? इसके बारे में थोड़ा सर बताएं प्लीज सर, दर्शक जानना चाहेंगे। हर नौकरी प्राथमिकता दी जाती है, सेना से हर नौकरी में नहीं है साहब। करियर का तो आप चाहता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, हर नौकरी में प्राथमिकता नहीं है। क्लास 1 जॉब के लिए कोई प्राथमिकता नहीं, मैं आपको बता दूं। आप 20 साल नौकरी करिए, 30 साल नौकरी करिए, आप रिटायर होने के बाद IAS नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके लिए कोई कोटा नहीं है। पूर्व सैनिक की नजर से अगर आप देखें, आपको बैंकों में क्लर्क बनाया जाता है, आपको LIC में एजेंट बनाया जाता है,
आप वहां पर चाहे आप एक सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हो, चाहे आप एयरफोर्स की बात करें तो वारंट ऑफिसर की रैंक से रिटायर हुए हो, हाँ। आप अधिकारी पोस्ट पर रहे हैं और आकर के आप बैंक में क्लर्क बन जाते हैं, LIC में एजेंट बन जाते हैं। और ये मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये पहले से प्रक्रिया चली आ रही है। कुछ बैंकों में या कुछ अन्य प्राइवेट प्रतिष्ठानों ने इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने एक अच्छा पे जरूर तुरंत जरूरी इसका रिएक्शन, जो अभी एक बात बोले हो ठीक जरूर एक शब्द खत्म कर अगर मैं कंप्लीट कर दूं कटियार साहब तो प्लीज मैं आपको सुनता हूँ। ठीक है, अनुपम जी एक बात बोलना चाहिए। अभी अनुपम जी ने कहा हाँ, कि वो IAS नहीं बन सकता निकलने के बाद। अरे भाई, जो 4 साल के लिए भर्ती कर रही है गवर्नमेंट, तो ये तो कह रहे नहीं, ये तो नहीं कह रहे ना कंपलसरी करने जा रही कि सारे नागरिक कंपलसरी हैं कि आप सेना में भर्ती हुई है। ये तो आपका अपना चुनाव होगा ना, युवा का अपना चुनाव होगा कि हमें अग्निपथ में जाना है कि नहीं जाना है। ये तो जबरदस्ती हो नहीं रहा, घर घर से आपको जाना कंपलसरी है। ठीक है संजय तो कटियार, इसमें क्या उनको तय करना, हमें IAS बनना नहीं बनना? ठीक है सर, ठीक है। अभिषेक गुप्ता बैठे, मैंने उनको बिल्कुल वक्त नहीं दिया। अभिषेक गुप्ता जी, आप मुस्कुरा रहे थे संजय कटियार की बात पे, विपक्ष की भूमिका में है यूपी में आप सर, ये बताइए आपका स्टैंड इस पे क्या है सर? क्या कैसी लग रही है योजना आपको? देखिए, ये योजना जैसे मुझे चुनाव वादे नहीं होते कि 4 साल के लिए हाँ। आपको नौकरी देंगे, क्योंकि 4 साल 5 साल की सरकार रहती है। 5 साल का 5 साल का हाँ। 5 साल में हम अपनी सरकार बना हाँ। लेंगे। 4 साल बाद फिर एक नया एजेंडा लेके आएंगे, एक नया सुगुफा लेके आएंगे कि भाई नहीं, अब 4 साल बाद हमने 4 साल पहले 10 लाख लोगों को रोजगार दिया था, अब 4 साल के लिए फिर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार पहले मिलता था आदमी को 40 साल 30 साल नौकरी करता था, उसकी एक जीवन की लाइफ सेट हो जाती थी, वो अपने परिवार के साथ स्टैंड होकर के एक जीने का काम करता था। आज जो 17 से 22 साल के युवा हैं, उनकी नौकरी लग जाएगी 10 लाख लोगों की। उसके बाद उनके माँ बाप उनकी शादी और घर परिवार बसाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए इंतजाम करेंगे। लेकिन जब ये पता लग जाएगा कि भाई ये तो 4 साल बाद बेरोजगार फिर से हो जाएगा, फिर वो कैसे घर का परिवार का खर्चा चलाएगा? क्या गारंटी है उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? वो कैसे जिएगा? तो उसकी स्थिति पे इतनी ज्यादा वो चिंतन और मनन में परेशान हो जाएगा। अभी तो ये है कि बेरोजगार है तो उसने शादी नहीं की, उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं आई, उसको अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोध नहीं है क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लगी। लेकिन अगर वो 4 साल कमाने लगता है तो उसके माँ बाप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उसका परिवार उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। लेकिन 4 साल बाद जब वो बेरोजगार रहेगा, उसका वो परिवार को कैसे चलाएगा? सरकार ने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई। सरकार ये कहती कि ऐसे हम 40% 30% लोगों को नौकरी में नहीं रखेंगे जो उस तरीके से सेना पे अनुकूल माहौल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, सेना में ठीक रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने कहा 25% रखेंगे। तो ये तो चुनावी वादा हो गया कि 4 साल में हर नए चुनाव पे एक नया एजेंडा कि भाई हमारी सरकार आएगी, जो सरकार आएगी वो इस टाइप की बातें करने लगेगी कि भाई सरकार आएगी तो हम 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। अब सरकार का कोई मतलब ही नहीं। 4 साल की क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी नहीं रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि हमने 4 साल के लिए आपको एग्रीमेंट पे रखा है, 4 साल में जो लोग ठीक मुझे नजर आएंगे उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उसका क्या मानक होगा कि वो जो 25% लोग रखे जाएंगे वो किसकी रिकमेंडेशन पे रखे जाएंगे? उनकी जांच कैसे होगी? उनको कौन क्वालिफाई करेगा कि ये पढ़ के आए हैं? एक क्वालिफिकेशन में सब पास होकर के 10 लाख लोगों की नौकरी लग जाती है। जो 2.5 लाख पास होंगे उनका क्या मानक होगा? सरकार ने इस विषय पे कोई अपनी बात नहीं कही। क्या वो रिकमेंडेशन के आधार पे, क्या वो मंत्रियों के, क्या वो विधायकों के या सांसदों के या बैठे उन अधिकारियों के निर्देशों पे काम करेंगे? कौन क्वालिफाइड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है? अब चूंकि देश में वरीयता पे सर बोला उन्होंने, नहीं वरीयता कैसे निकालेंगे? अब मैं पूछना चाह रहा हूं, कुछ मानक होगा नहीं तो यही मैं मानक, यही तो मैं देखिए स्पष्ट रूप से जानना चाह रहा हूं। काम करने की गुणवत्ता भी होती है, आदमी की अपनी क्षमता भी होती है। संजय जी देखिए, मैंने कोई करप्ट होगा, नहीं सुन लीजिए, करप्ट होगा, कोई काम ही नहीं करेगा, कोई काम करेगा आगे बढ़ेगा। परफॉर्मेंस तब नजर आती है जैसे बैंक कर्मचारी है, ठीक है, बैंक कर्मचारी परमानेंट। अब सुन लीजिए संजय जी, सुना करिए दूसरे की। बैंक कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी, उसके पास पर डे पब्लिक की डीलिंग है, वो जाता है पब्लिक के बीच में काम करता है, अच्छा होता है तो उसको प्रमोशन मिलता है। लेकिन सेना में क्या है, वो तो केवल अपने बेस पे काम करेगा ना, वो फील्ड पे जाके युद्ध लड़ने नहीं जा रहा। उसकी परफॉर्मेंस कैसे तय करेंगे? जब वो युद्ध में लड़ करके वही कोई किसी को परमवीर चक्र मिलता है, किसी को क्या नाम है, देश में अच्छा युद्ध लड़ने के लिए उसको देश में जो सेना के अवार्ड होते हैं वो मिलते हैं, वो उसका मानक वहां से तय होता है। आप किस आधार पे उनको मान लेंगे 4 साल में क्वालिफाइड है या नहीं है?
आप ये बताइए, 2 महीने की आप ट्रेनिंग बता रहे हो, 2 महीने में आप सेना की कैसी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि उसको सेना में, एक सेना पे विश्वास होता था, भारत पे लोग, जैसे भी आपने अभी दिनेश जी ने कहा कि जय जवान जय किसान, तो देश के 2 लोगों को बहुत इज्जत भरी नजरों से देखा जाता अनुपम था। तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। देखिए, अनुपम तिवारी जी इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर पाएंगे। अनुपम तिवारी जी, क्या कुछ मानक हो सकते हैं, हालांकि अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्या कुछ मानक होंगे जो वरीयता 25 सब अंडरस्टूड होंगे, जिसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी? देखिए, हाँ, अब हम लोग अरे आप बताइए ना, आपको पता हो तो। बात करते हैं संजय जी बताओ, अभी आपको कुछ बताओ, अभी सुन लीजिए संजय जी, अभी आपने राजस्थान के बेरोजगारी पे, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे बोला, क्या परसेंटेज है आपको महाराष्ट्र की और क्या नाम है हिमाचल प्रदेश की, तो पता है उत्तर प्रदेश की क्या है, जरा बता दीजिए। बहुत सारे, अरे बता दीजिए, उस डिबेट बैठे फिर उसमें बात नहीं लीजिए, अभी तो आप बता रहे थे। अरे सुन लीजिए, छोड़िए संजय जी, अपनी बारी जब पड़ती है तब नहीं बोलता आदमी। नहीं, चलिए छोड़िए, मुद्दे से आप बता रहे थे, मुद्दे से आप भटक रहे हैं। अभिषेक जी, ठीक है संजय जी, जी अनुपम जी, अनुपम हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब हम लोग शायद सही बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो पहला फेज था आपका, वो था रिटायरमेंट के ऊपर। हम लोग बहुत चिंताएं कर रहे हैं, बहुत विरोध हो रहा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, सरकार क्या पॉलिसी लाएगी, कैसे इनको री एम्प्लॉय किया जाएगा, क्या ये लोग केवल चौकीदार और गार्ड बन करके रह जाएंगे, क्या होगा। सरकार ने उसको इलेबोरेट नहीं किया, तो किस तरह से उनको खपाया जाएगा। एक बहुत इसके ऊपर बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है कि एक बहुत ही स्वागत ये कदम है कि अगर ऐसे ट्रेंड युवकों को अगर आप पुलिस बल में शामिल करेंगे या कुछ उनको वरीयता देंगे वहां पर, तो बेहतर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड रहेंगे और वो पैसा जो खर्च जो पुलिस की ट्रेनिंग में होता है उससे बेहतर ट्रेनिंग को ऑलरेडी लेके आ चुके होंगे, भले 6 महीने की या 2 महीने की लेके आए। लेकिन इसमें जो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि सर्विस का जो उनका पीरियड होगा, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या आने वाली 4 साल में। देखिए, हकीकत ये होता है कि जब भी आप सेना के साथ जुड़ते हैं, 9 महीने की कम से कम ट्रेनिंग इन्फेंट्री के लिए लेनी पड़ती है आपको, और उसके बाद जो फॉलो कोर्सेज होते हैं 2 महीने के, 6 महीने के, 4 महीने के, वो चलते रहते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर आपको कोई अलग तरह के एयरक्राफ्ट पर काम करना है, आपको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग तरह के रडार पे काम करना है, आपको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, सबका ड्यूरेशन होता है। तो ये 4 साल वाला लड़का जो है ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, तो आखिर ये करे क्या वहां पर। अगर आप सिर्फ एयरफोर्स की बात करें तो ये एयरफोर्स भारत की जो है वो 2 तरह से काम करती है। इसमें कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, कुछ नॉन टेक्नीशियंस होते हैं। मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको एक खास तरह की स्किल चाहिए होती है, उनको एक खास तरह की पढ़ाई करके आनी होती है। 17 साल की उम्र में अगर आप चाहें कि कोई लड़का इलेक्ट्रॉनिक का या इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा लेकर के जाके एयरफोर्स हो जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। वो वहां पर जाएगा एक सामान्य 10 लाख भर्ती के साथ, वो ला करके एयरफोर्स में आर्मी में चला जाएगा। तो आप उससे काम क्या लेंगे? मुझे जहां तक लगता है इनसे ग्राउंड ड्यूटीज कराई जाएंगी सेना के अंदर, सपोर्ट स्टाफ के तरफ पर इनका काम लिया जाएगा, इनको क्या बोलते हैं, कहीं पर गार्ड्स बना करके काम लिया जाएगा, कहीं पर चौकी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इनके अंदर 4 साल ऐसी कोई स्किल नहीं भरने वाले हैं कि ये बाहर जाकर के कुछ बेहतर कर सके। आपको सिर्फ हो सकता है कोई सर्टिफिकेट, इसमें अग्निपथ योजना बताया जाए, कोई सर्टिफिकेट सेना की तरफ से दिया जाएगा, उसका वो कितना इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन सर्विस के साथ जो सर्विस के लोग जो विरोध कर रहे हैं इस चीज का, और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो हायर अथॉरिटी जो सर्विस की चीफ के लेवल की या और जो बड़े अधिकारी हैं, उनको इसमें कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेज जो वहां पर रोज काम करते हैं, उनके लिए समस्या एक बढ़ने वाली है कि जिस तरह का स्किल्ड टेक्नीशियन या स्किल्ड वर्कफोर्स पहले थी, वो इन लड़कों के साथ नहीं आ पाएगी। तो अब ये देखना है क्या पैरेलली वो भर्तियां चलती रहेंगी, जैसे टेक्नीशियंस की भर्ती थी, जैसे लॉजिस्टिकल स्टाफ की भर्ती थी, या कुछ और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी भर्तियां जो चला करती थी, क्या वो चलती रहेगी या वो इन्हीं में से ले जाया जाएगा। अभी तक कोई भी चीज इस सरकार ने इस तरह से स्पष्ट नहीं करी है। तो अगर जैसा प्राइवेट सोसाइटी जो दिखाई दे रहा है कि ये लड़के सिर्फ और सिर्फ वहां पर सपोर्ट के लिए काम करेंगे या गार्ड ड्यूटीज करने के लिए काम करेंगे, तो इनका आप ये समझे, इनको 4 साल में सेना बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, आप सेना के साथ किसी ब्रिगेड के साथ जुड़ते हैं, आप वहां पे काम करते हैं, आपको एक यूनिट होती है और आपको एक लंबा अनुभव प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके साथ आप अनुभव बटोरते रहते हैं, और 7 से 8 साल लग जाते हैं जब आप उस सेना के नाक नमक और निशान के साथ उससे जोड़ पाते हैं, वहां के क्रियाकलापों को आप पहचान पाते हैं, आपको पता चलता है कि आखिर यहाँ पे होता क्या है, और मैं क्यों अपना घर बार छोड़ करके एक अनजाने दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके। तो ये सब चीजें ये मोटिवेशन आने में 7 से 8 साल लगते हैं। आप याद करें, ऑफिसर्स के लिए जो भी जो सर्विस कमीशन रखा गया था, वो भी पहले 7 साल का ही रखा गया था, क्योंकि हमारे टीचर्स को पता है कि 7 साल से कम में आप सेना में कुछ नहीं कर सकते हैं।
सेना कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। बहुत बढ़िया सेना के बात कही काम करने का ढंग अलग होता है, सेना का जो है मोटिवेशन अलग लेवल का होता है। सेना के बारे में आपको डिफरेंट तरीके से पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। आप मैं इसलिए पहले पॉइंट पे ये बात जोर दे रहा हूँ कि आप सेना को आम तरीके से मत तौल करके देखिए। इन लड़कों को कैसे सेना एडजस्ट करेगी और सेना एडजस्ट करने के बाद समाज इनको कैसे एडजस्ट करेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और अभी चीजें जब और खुल करके सामने आएंगी तब पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, अभिषेक गुप्ता। देखिए, इसे अनुपम जी की बात देखिए, यही हम बात बताना चाह रहे थे कि अनुभव 4 साल में सेना का वो लड़का जो सेना में ज्वाइन होकर के नौकरी करेगा, उसको क्या अनुभव हो पाएगा, वो देश के प्रति कितना लायबल हो पाएगा 4 साल में। उसको लगेगा कि 4 साल की नौकरी है, वो किस निष्ठा के साथ देश में काम करेगा, किस निष्ठा के साथ देश में खड़े होकर के आतंकवादियों से और देश के विद्रोह क्या नाम है गद्दारों से लड़ने का काम करेगा। उसके मन में अपनी 4 साल की नौकरी रहेगी। आदमी को पता रहता है कि अगर हम 20 साल हमने सेना को दिए हैं, अगर मेरा कोई फायदा या नुकसान होगा तो सरकार हमारे साथ खड़ी है। लेकिन उसको पता है कि सरकार ने आपको 4 ही महीने का 4 साल का एग्रीमेंट किया है, 4 साल बाद आप निकाल करके बाहर कर दिए जाएंगे। आप सेना ने ये जैसे भी एक बताइए क्या ग्रेड आपने अनुपम जी से पूछने का मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं जानकारी है, क्या इनको कैसे ग्रेड देने का काम करेंगे कि कौन लायबल है कौन लायबल नहीं है? भाई कैसे किसको आप डिफाइन कर लेंगे कि ये 4 साल में परिपक्व आदमी है परिपक्व नहीं है? इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जो भी मेजर जो भी अधिकारी होगा, जो भी सरकार की रिकमेंडेशन होगी, अच्छा मतलब में भ्रष्टाचार, अरे सर सब बेकार की बातें नहीं सर, ये बताइए कैसे डिफाइन होगा? समाजवादी पार्टी भ्रष्ट रही है, भ्रष्टाचार संजय जी आप भ्रष्टाचार में डूबी हुई आप बताइए और उसको भ्रष्टाचार कुछ दिखता नहीं है। इन्हें सेना में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, इससे निकृष्ट बात क्या हो सकती है? सेना में भ्रष्टाचार, अरे सर करो यार, अरे सर और कोई सेना में जा रहा है, कोई नागरिक सेना में जा रहा है, आप सुन लीजिए, आप पूरा सेना में जाने से चेक सामने रखिए, कैसे नौकरी देंगे, कैसे नौकरी कर रहा है, लोगों को डिफाइन करके रखेंगे। आप बताइए ना, आप बताइए कैसे रखेंगे, आप बताइए कैसे रखेंगे, आप ये बताइएगा। और ये कोई नहीं, आप कहाँ बता रहे हैं, आप कहाँ बता रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ, में 50% ऊपर देखिए, मैं बता रहा हूँ की न्यूज उठा करके देख लीजिए। अरे आपको पता नहीं गला मत खाओ, गला मत खाओ भाई, आता नहीं है आपको, धीमी आवाज बोलिए, आप बता रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप ये बताइए, धीमा रखिए, आवाज तो धीमा रखिए जब जा रही नहीं, जा तो जिसकी रही है जाती रहेगी, आपकी छवि जा रही सामने। अरे सुन लीजिए, आप परेशान ना होइए, गुंडागर्दी उतारू, बात कर रहे हैं, आप ये मत बताइए, आप बात को डाइवर्ट करें, आपके पास जवाब नहीं होगा तो बात घुमाने कर पे आप बात को सही जगह से रखिए ना। भाषण दे रहे हैं, भाषण कहाँ दे रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं और आप बताइए कैसे सुनो ना, फिर तो सुनना का मतलब रखो ना, सुनना चाहते हैं आपकी बात रखते पूरी सुनना चाहते हो। हमने अनुपम जी से पूछा, हमने पूछा भाई कैसे पूरा वक्त दिया मैंने। मैं एक लाइन बोलता हूं, जल्दी बोलिए प्लीज सर। अभी वो अनुपम तिवारी जी बता रहे थे कि सेना में 4 साल में क्या अनुभव, अभी अभिषेक गुप्ता भी गला फाड़ रहे बहुत तेज। अरे भाई अपनी योग्यता अनुसार पहले तो जाएगा, अंडरलाइन पहले ये कर लिए, कोई कंपलसरी नहीं भेजा जा रहा सेना से कि आप पकड़ के आपको भर्ती कर देंगे, आप स्वेच्छा से जाएंगे, अपनी योग्यता के अनुसार उस पद पर जाएंगे। फिर आपको जो ट्रेनिंग, वो सेना का काम है क्या ट्रेन करेगी जो आपको जिस पद में जाएंगे, उसके बाद अगर आप निकलते हैं बाहर निकलेंगे, अब सुन लो बहुत कुछ होना, जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद औद्योगिक पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, आरपीएफ है, रेलवे प्रोडक्शन है, तमाम सारे कारखाने हैं। अरे यार इतना बड़ा देश है, रोजगार की कोई कमी नहीं है और पूर्व सैनिकों को पूरा प्रेफरेंस दिया जाता है और ये भूल जाते हैं। अभी तक तो सेना के शहीदों के ताबूत तक जनता को नहीं देते थे। आज हमारी सरकार ने सेना शहीदों को वापस ला रहे हैं। इनको शर्म ना आनी चाहिए कि सेना पर अभिषेक गुप्ता, ठीक, आदरणीय भाजपा प्रवक्ता जी ने आज डिबेट को बिल्कुल ही मोड़ दिया, हमको बता दिया हम भाषण देते हैं। आप एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह, 56 इंच का जो सीना जो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरियों का मैन्युफेस्टो में लेके आए थे, आज वो 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि राजस्थान
कि नौकरियों की बात तो 56 इंच के सीने मैंने वाले एक ने राज्य की को थी। उदाहरण देखिए, दे दिया, मेरी तो सुन लीजिए। आपको अरे जवाब जो देना जवाब तो देना आपने तो नहीं बोल दिया था। मैं अभिषेक बोला गुप्ता तो को पूरा वक्त दिया। आप शांत रहिए जरा। आप मैं बोला था, आपने कहा मैं हाँ। शांत हो गया था। बोलिए, दूसरी बात बोलिए, आप बोलिए। राहुल नहीं, गांधी बिल्कुल, आप कहिए। दूसरी आप राहुल गांधी को कह रहे हैं, तो जो 56 इंच के सीने वाले हैं दिनेश जी, आज आपके वो वक्त भी, सबसे ज्यादा सुनिए, डर कांग्रेस रहे के हैं, अगर वक्त भी, सबसे यूपीए ज्यादा वाले, खौफ में है तो यूपीए राहुल गांधी के से वक्त है। भी, क्योंकि उस समय राहुल भी पद गांधी जो एक थे, वो ऐसा रिक्त थे नेता सेना है, में। ये मत भूलिए सर, ये मत भूलिए सर दिनेश जी। अपनी बात राहुल पूरी गांधी कीजिए। एक ऐसे नेता हैं हाँ। जो निष्पक्ष अपनी बात कहते हैं हाँ। और सीधे नरेंद्र मोदी जी को चोर कहा उन्होंने, राफेल में तो चोर कहा। और उसके बाद अदालत और ने क्या किया? निश्चित रूप से अदालत ने नेकेड किया तो माफी मांगने चले गए। अरे छोड़िए, जब अदालत ने नेकेड कर दिया, देश के सामने नंगा कर दिया, तो माफी मांगने चले गए। इल्जाम लगा था। अरे तो छोड़िए राजीव भाई, गांधी पे वो फोर्स का छोड़िए, लगा था, लेकिन छोड़िए। बाद में अदालत में बरी हुए थे। वो उमर गया लेकिन बेचारा, उमर आज गया। राहुल आज भारतीय जनता पार्टी के नेता वो अगर सबसे ज्यादा वो खौफ वो है राहुल तो गांधी राहुल का गांधी से। राहुल गांधी दूसरी का बात मामा- लीजिए, मामा मर गए, राहुल दूसरी गांधी बात से। लीजिए, प्लीज सर, एक ना मुद्दे पे आ एक जाए। जुमला आप ले आते हो। वो इससे लूट पहले ले गए। लोकसभा दिनेश जी, चुनाव में प्लीज। आप जो है मौलाना साहब को लिया है, वो कातरुची आप मर गया। बालाकोट लिया है। आप मौलाना साहब कहाँ तो चले 4 साल की गए, नौकरी का ये भी कहाँ जुमला। बालाकोट सर, चले गए। आज 2024 है तो आप युवाओं के साथ देश- खिलवाड़ कर रहे देश की हैं। आज सेना हम उनको को 4 साल कैसे के लिए कर रहे हैं नौकरी सर, पे ये रख रहे बताइए हैं। सर। देश की कैसे सेना खिलवाड़ कर रहे को हैं, युवा रखने का एक सर, बहुत बताइए। बड़ा संजय जी, प्रोजेक्ट है प्लीज। ये। आप और सुनेगा नहीं, रहेगा। आपके पास आ रहा है इसके भाजपा बाद। वाले और आपको सुनेंगे बुरा लग रहा है कि नहीं। युवाओं को भाजपा नौकरी नहीं वालों को मिली। जब सही दिनेश बात जी, कहो दिनेश तो बात जी, बुरा दिनेश बुरा जी, लगने युवाओं लगता को है। नौकरी ये नहीं देखिए, मिली, देखिए, तकलीफ हुई। युवाओं का आदत है बोलने लगता है, दूसरे को बोलने नहीं देते। आपको आप ये बताइए, अभी आपसे एक बात पूछी, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? देने के बाद ठीक है, आप तकलीफ हो रही है। अभिषेक, दोनों लोगों को तकलीफ हो रही है। अभिषेक, दोनों दोनों लोगों को लोगों को तकलीफ हो रही है। आप झूठे जो नौकरी आप 20 साल में दी जाती है, 2000 साल में जो आप हमारे अभिषेक, प्लीज। जो आगे अभिषेक, नहीं है, जो प्लीज। कोई काम नहीं है। अभिषेक, शांत होना पड़ेगा आपको यहाँ पे। प्लीज संजय जी, आपको भी, आपके पास आ रहा हूँ संजय जी। इसके बाद प्लीज दिनेश वाजपेयी जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। सर विषय पे रहेंगे सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव आते हैं तो एक नया नया जुमला ले आते हैं। पिछले लोकसभा में मौलाना साद को लिया है, बालाकोट लिया है। मैं इन्हीं भाजपा प्रवक्ता से पूछता हूँ, कहाँ गए मौलाना साद की अरेस्टिंग की इन्होंने? क्या बालाकोट पे जांच बैठा ली? अब 2024 में एक नया फंडा लेकर के आए हैं, 4 लाख सैनिकों की 4 साल की भर्ती। और ये भी एक जुमला है। निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव जीतती है। और एक ना एक लोकसभा और विधानसभा के पहले बुलडोजर बाबा को लिया है, बुलडोजर चलाने लगे। लीजिए सर, उन्हें तो लोगों ने निश्चित बहुत रूप पसंद से किया सर। आज 2022 बेरोजगारी में भी लिया है सर। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आज मुद्दों पे अगर चुनाव लड़े हाँ। तो आज भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी। आज मुद्दे आप- बेरोजगारी पे मुद्दे लड़े, आप है ही नहीं। आज महंगाई पे लड़े। सर, मुद्दों पर जगाइए सर। मुद्दे तो आपका है ही नहीं ना, दिनेश लड़ो जी, क्या? संजय कटियार जी एक मिनट। दिनेश जी सर, मुद्दों पर जगाइए ना सर। ना, कांग्रेस देखिए, की सियासी जमीन खिसक गई है सर। एक बात समझिए, कांग्रेस की जमीन बेल सियासी पर कहीं से जेल नहीं से खिसकी। बाहर है आपके अरे राहुल आप गांधी। समझते हैं, बेल सारा पर ये जेल से बात बाहर है आप राहुल समझते गांधी, हैं, सोनिया आप मार्केट ये तो दोनों राहुल गांधी अपना काम कर रहा है, बात कर रहा है। राहुल गांधी जानता है। ऐसा संजय जी, नेता आपको पूरे भारत रोज वर्ष में नहीं संविधान की मिलेगा। दुहाई पता देते है हैं। हमको, आपके जिसके संविधान के बारे में संविधान काम कर रहा है, संविधान संविधान काम है। आप लोग तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों की मुखबरी 2000 करते करोड़ का घोटाला थे। राहुल करने गांधी से उस परिवार का लड़का है, 2000 करोड़ जिसने का देश के घोटाला। लिए कुर्बानी रोजगार पे आ जाए, दी। दिनेश इंदिरा जी। गांधी ने दी, राजीव गांधी ने अंग्रेजों दी। के आप बेचारा क्या बात करेंगे राहुल गांधी के सबसे बड़ा साथ? रोजगार राहुल गांधी है इस समय। आज नरेंद्र सबसे बड़ा मोदी, रोजगार बेरोजगार राहुल गांधी। आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। सबसे बड़ा आज बेरोजगार ईडी की इस समय जांच राहुल पे गांधी बैठा है, दिया यही राहुल समस्या है गांधी कांग्रेस की को। बहुत बड़ी। और ईडी की जांच में क्या निकला रहा? चूंकि राहुल गांधी निष्पक्ष है, राहुल गांधी बेदाग नेता है, तो आज उन्होंने क्या किया कि आज जब देखा कि ईडी से कोई राहुल गांधी पे जांच नहीं निकली तो कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस भेज के लाठीचार्ज कराया। आप झूठे, आपकी सरकार झूठी, आप झूठे, आपके प्रधानमंत्री झूठा। अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हो। मैं जेएमडी चैनल पे अभी अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हो। अभी तो बेल पर जमानत पे बाहर है दोनों। सर, विषय पे आ और आप जाइए। ऐसे करे जैसे आपको संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। मैं तो जबरदस्ती अपने मैं क्लीन चिट दे रहे हो। आप जज हैं क्या? आप जज हैं क्या? मैं विषय पे आकर के जब मैंने आंकड़ा मुझे पेश किया, आप डिबेट कर रहे थे तो संजय जी मैंने हमारे कहा, मामले में, मैं पूरी भाषण मामले दे में। रहा हूं। हम अनुपम जी से मैंने पूछ रहे एक थे। एक ठीक है, आंकड़ा दिनेश बताया भाई जी। इनको। नहीं। तो जब आंकड़ा बताया और अपने आप- इन्हीं की आंकड़ा आपने सरकार बताया, का- दिनेश जी, कांग्रेस ये अपने आप बताइए। को क्लीन चिट ना दे। नहीं, अगर रोजगार के रास्ते खुले
योजना कोई भी हो, बिल्कुल खुले। अग्निपथ है, बिल्कुल इसमें खुले। दिक्कत कहाँ है सर? बिल्कुल आपको खुले। क्यों दिक्कत है सर? हाँ, ये दिक्कत बताए ना ये लोग। संजय जी, एक मिनट। आप बात करते हैं, आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, अग्निपथ में आप 10 लाख की जगह 4 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, वो भी 4 साल के लिए। आप मजाक बना रहे हैं। आज देश के हिसाब से क्या आंकड़ा है 25% बेरोजगारी को तो का, नियमित ये कर रहे हैं मालूम ना है सर? आपको? 25% लोग नियमित हो रहे हैं। नहीं, आंकड़े भूल जाते हो, आगे बताते हो आप। मैं खुशी हो रहा हूँ, ये उपहास उड़ा रहे हैं जय जवान जय किसान का। जो किसान हमारा जो बॉर्डर पे मरता है, आज उसी के बेटे और उन्हीं के परिवार वाले कि अपनी एक रैंक एक पेंशन वो 70 साल उन्होंने लटकाया बिठाया, उनके साथ एक रैंक एक पेंशन मोदी जी ने दी। 4 साल भूल गए आप, दिनेश जी भूल गए आप। संजय, एक रैंक एक लेकिन पेंशन, कहीं ना ये कहीं सुनेंगे इसलिए नहीं ना सर कि कमी जय जवान वहां से हुआ जो एक रैंक एक पेंशन दी गई, सर। किसानों की संजय पूरी कटियार सुविधाएं जी, दी मैं आपको गई। बता दूं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये सिर्फ कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग दबी जुबान से बोल रहे हैं कि आखिरकार ये किस कौन तरह जी? की योजना है। अभिषेक आ रहा हूं आपके पास, मुझे अनुपम जी के पास जाना है। हाँ, अनुपमी जी से हाँ। एक क्वेश्चन था, क्योंकि संजय अब कटियार जी मुझे से पहले अनुपम जवाब जी, ले लूं। संजय वायु कटियार जी आप सेना जवाब अधिकारी हैं, तो दीजिए मैं इस उनसे बात थोड़ा पे। सा साफ तौर पे वो इस कह रहे विषय हैं में कि कुछ आप जानकारी करना चाह रहा था, मुझे नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बिल्कुल प्रश्न आप जी। पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर। ये बता दीजिए संजय कटियार जी, जी। दिनेश जी आप पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है कुछ नया आप लेकर के चले आते हैं सर, जी। और ऐसा कुछ लाते हैं कि जिससे लोग सोचते हैं कि नहीं ये हो तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये वो जो कह रहे हैं आज दिनेश जी। हाय मैनिफेस्टो के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 98% वादों को पूरा कर लिया है, झूठ बोल रहे हैं। और उस पे झूठ इनको बोल समझ रहे में हैं। नहीं आ रहा है। आप बताइए। और झूठ तो सबसे आप बड़ी झूठ बताइए। बट्टी की नहीं, कांग्रेस नहीं, है, हम आप ही इंडिया से है। पूछ रहे हैं। हम सच्चाई से आप- जनता आप आप GMT फिर चैनल करने पे लगे। बैठे हैं अब आप और फिर इस इंटरप्ट करने चैनल लगे। को इस चैनल को कम से कम आप फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। आप बताइए ना दिनेश चैनल जी, पे। आप फिर इंटरप्ट कर, बताता हम रहा हूँ। शांत हैं, आप मैनिफेस्टो बताइए। बता दीजिए भाई, मैनिफेस्टो संजय जी, पढ़ हम आपसे लीजिएगा, जानना चाह रहे हैं। 98% पूरे कर चुके हैं। अरे 20 मैनिफेस्टो और बता जो दीजिए रह गए वो अपनी अभी पार्टी हमारे पास 2024 जवाब के। 20 देंगे। मैनिफेस्टो बता दीजिए। हम रिपोर्ट टू नेशन करने के आदी हैं, हम रिपोर्ट टू नेशन करते हैं, जनता को जवाब देते 20 हैं और जनता में मैनिफेस्टो बता जाते दीजिए अपनी हैं, पार्टी और के, इसीलिए जानना जनता चाह हमको रहा हूं। वोट करती है। अरे तो मैं और अभी जनता को कह अरे रहा हूं। दिनेश जी, अभी आप बात कर GMT रहे चैनल के थे, माध्यम से जो जनता देख रही है, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ। आप जवाब दीजिए ना अभी आप उसको बात कर रहे थे 98%। वोट की। आप हमें ना हमारे दीजिए। साथ गरीब, मजदूर, किसान, युवा, रेडी पटरी, सब्जी वाला, खोमचे वाला, हमारे पास गरीब तबका मोदी जी के साथ है, योगी जी के बेरोजगारी साथ दर है। मालूम है आपको? श्रीमान जी, ठीक है। आज की आप बेरोजगारी इसकी बात दर मालूम छोड़िए, है? सिर्फ भ्रष्ट ठीक और है। माफिया अरे- नहीं है, अरे सबसे माफिया ज्यादा नहीं है, भ्रष्टाचार तो भारतीय माफिया जनता नहीं है, पार्टी में है। आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोग नहीं है। भ्रष्टाचार चाहे व्यापक घोटाला ले ठीक है, लीजिए, अनुपम जी के किसी पास की आ रहा जांच हूं। नहीं होती ठीक है। है, ठीक है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का हो गया पुराना छोड़िए। ऑर्डर, सर। ठीक है, उस पर आएंगे किसी दिन, और अगर उस पर कुछ नया अपडेट नहीं, आता है, इन्होंने उस पर कुछ- भ्रष्टाचार अब की दिनेश बात जी, की तो हमने कहा, कांग्रेस के बाद तो कुछ बचा विषय में बात चलिए, कांग्रेस का अनुपम कुछ तिवारी जी, बचा आपका नहीं, रुख करना- तो संजय लाइन जी, क्या? प्लीज सर, जी, आपको पूरा मौका देता हूं सर। जी, अनुपम बताएं। तिवारी जी, आपका रुख करना चाहूंगा सर। जरा थोड़ा सा एक बात पे प्रकाश डालिए। अगर ये 4 साल का जिस तरीके से ये जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया है सरकार के द्वारा, इससे सर सेना को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है? फायदा इससे क्या होगा सेना को? युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भर्ती होगी सर। वही बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के सवाल जरूर उठने चाहिए। सेना को देखिए, निसंदेह सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि उसके पास युवाओं की एक अच्छी खासी टेप आ जाएगी। जी। आज की तारीख में 1,13,000 जवान और काफी तादाद में 8,000 कुछ ऑफिसर की सभी सेनाओं में देखी जा रही है। ये आधिकारिक आंकड़ा भारत सरकार ने बिल्कुल। पिछले दिसंबर में राज्यसभा में बताया हुआ था। हाँ। और अगर आप तीनों सेनाओं को अलग अलग देखें तो उसको मैं इनोग्रेट कर सकता हूँ। अच्छी खासी तादाद में वहां पर जवानों की और ऑफिसर की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपको लोग चाहिए। और पिछले 2 सालों से कोरोना काल के समय से हम ये भी देख रहे हैं कि नई भर्तियां भर्तियां नहीं कम हो हैं। पाई हैं, बिल्कुल सही। और उसकी वजह से वो जो एक लैग था वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जो गैप है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसको अग्निवीर कुछ हद तक जरूर थामने की कोशिश करेंगे, इससे कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सेना के पास तरह तरह के तमाम तरह के काम होते हैं और उन कामों के लिए कहीं पर बहुत ज्यादा स्किल्ड आदमी चाहिए होता है, कहीं पर अनस्किल्ड आदमी भी काम कर सकता है। अब अग्निवीर को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसका जब एक्चुअल पिक्चर जब सामने आएगी कि वो उनसे आखिर सेना काम क्या लेगी, तभी हम पता कर सकते हैं कि सेना इनमें पैसे यूटिलाइज करेगी। मुझे नहीं लगता है कि इन्फेंट्री की जो ट्रेनिंग होती है, जो 9 महीने की जो मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग होती है मिनिमम, और उसके बाद जो उसकी स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग होती है, उन ट्रेनिंग में इन लड़कों को दिया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इनको कुछ एक सामान्य ट्रेनिंग भले दे दी जाएगी और उसके बाद जो 25% जो सेना में रह जाएंगे, तो मुझे लगता है इनको आगे कैरी फॉरवर्ड कराया जाएगा, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो 75% बाहर आ जाएंगे उनको एक रफ एंड टफ बना करके सेना बाहर भेज देगी। क्योंकि सेना अपना काम करती रहेगी, बदलाव आप कुछ भी लाइए, सेना बदलाव से नहीं डरती है।
लेकिन हाँ, बदलाव गहन विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। बदलाव बंद कमरों में नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत की आन बान और शान का सवाल है। ये सेनाओं के नाक नमक और निशान का सवाल है। सेनाओं का एक गौरवशाली अतीत रहा है, और वो अतीत इसी वजह से रहा कि भारतीय सेनाएं एक डिफरेंट तरीके से काम करती हैं और उनके सैनिकों का जज्बा एक डिफरेंट तरीके का होता है। आप याद करें, विश्व युद्ध के समय भारतीय सेनाएं, जबकि हम आजाद भी नहीं थे, तब भी हमारी सेनाओं ने अपनी बहादुरी किससे पूरी दुनिया में गढ़ रखे हैं। अब वो कैसे आता है, ये सब चीजें हमको समझना पड़ेगा। वो एक इंस्पिरेशन आता है, हम अपने पुराने लोगों को देखते हैं। अब वो 4 साल नौकरी करने वाले बच्चे, क्या वो इंस्पिरेशन पा पाएंगे? सेना कैसे उनको ट्रेन कर पाएगी? ये चीज देखने वाली होगी। मैं बहुत इश्यू और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इसको लोगों को समझना चाहिए। आप वोमेन ऑफिसर का केस देखिए, जब भारतीय सेना में वोमेन ऑफिसर आई थी, उनको शॉर्ट सर्विस लिए रखा गया था, बाद में वो पेड़ गई, कोर्ट के माध्यम से बड़ी लड़ाइयां लगी और उन्होंने अपनी सर्विस को बढ़वाने में सफलता पा ली। ठीक है, क्या ये बच्चे जो 4 साल के लिए आएंगे, ये भी कोर्ट नहीं जाएंगे? अच्छी खासी तादाद में जाएंगे। आपको कोर्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जाएंगे कोर्ट के आगे, पिटीशन फाइल होंगे उस समय पर। कोई आदमी आसानी से रिटायर नहीं होना चाहता, कम से कम 4 साल में तो नहीं होना चाहेगा। कोर्ट का काम बढ़ाएंगे। क्या सरकार ने इन सब चीजों के बारे में सोचा है? अगर सोचा है तो इलेबोरेट करे। तो ये सब चीजें कोई बड़ी समस्या वाली बातें नहीं है, ये तो वेलकम चेंजेस हैं, और भारतीय सेना हमेशा चेंजेस के लिए तैयार रहती है, खुले हाथ से इसको स्वीकार करती है। ठीक, अभिषेक देखिए, जैसे अभी मैं अनुपम जी की बात सुन रहा था, मेरा भी तो क्वेश्चन यही है, क्या 4 साल में सेना में भर्ती और नौकरी, लेकिन जो ये आपने भर्ती की है, ये भर्ती नहीं लग रही है, ये नौकरी नहीं लग रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी लग रही है। दिया गया कि आपको 4 साल में नौकरी करेंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा, उसके बाद आप जाकर के बात देखिए। हम नौकरी नहीं कर रहे, हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, लेकिन सरकार में और जनता के बीच में हम ये मैसेज दे रहे हैं कि मैंने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, अपने मैनिफेस्टो पे काम किया। भाई आपकी बात 10 लाख अलग है सर, ये अलग है। देखिए खाम एनालाइज कर दे रहे हैं भाई ये लोग। 10 लाख के अलग सर्विसेज, सिविल सर्विस, सेना में 4 लाख इन्होंने डिवाइड किया अभी दिनेश जी ने। वो बात रोकने वाला था, सुन नहीं रहे अपने आगे। कोई नहीं संजय 10 लाख अलग है, सेना तो अलग विषय, सेना ने कोई आंकड़ा नहीं दिया अभी। अरे आप जैसे ये भर्ती किसमें करने जा रहे हैं? अरे संजय जी बताइए, ये 10 लाख में शामिल नहीं। अभिषेक जी पढ़ के आए, अभिषेक जी पढ़ के आइए। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है अनुपम तिवारी से, आप पूछ सकते हैं। झूठ मत फैलाइए। देखिए अनुपम जी से मैं इतना जानना चाह रहा था कि जैसे जो अभी आपसे मैंने पूछा कि भाई इसका कोई एजेंडा तय नहीं हुआ कि जैसे जो लोग काम करेंगे उसमें 25% जो क्वालिफाइड होंगे वो कैसे करेंगे, उनकी कोई परीक्षा होगी या कोई उन पे उनकी कैसे आप रैंकिंग देंगे कि ये लोग रहेंगे और ये नहीं रहेंगे? ये क्या एक आदमी का मन, किस हिसाब से आदमी इसको सेटिस्फाई हो पाएगा कि हम इस चीज के लिए हमने प्रयास किया, हम सफल हुए, इसका कोई पेपर हुआ या इसकी कोई परीक्षा हुई या उसकी कोई ट्रेनिंग हुई जिसपे मैंने क्वालिफाइड किया, बाकी ये 25% लोग कर पाए, हम 75% नहीं कर पाए, तो इसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे? देखिए अक्षय जी, आपका सवाल सही है, और ये देखिए ये चीज अभी सरकार ने क्लियर नहीं करी है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न रहा, अक्षय जी मैं बता देता हूँ, अभी तक जो पैटर्न रहा है, एक सैनिक को कई सारे एंगल से मापा जाता है। उसका हर साल उसके रोल को देखा जाता है, हर एक चीज के पॉइंट्स बनते हैं, जो कितना अनुशासित है, वो कैसे अपने काम को कंप्लीट कर रहा है, कैसे उसका कमिटमेंट है यूनिट के प्रति या अपनी बटालियन के प्रति, उस चीज को देखा जाता है और इन सब चीजों के नंबर मिलते हैं। वो कितना पंक्चुअल है, सेना में एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। क्या वही पद्धति इनके साथ जारी रहेगी, ये देखने वाली बात होती है। हाँ, लेकिन इसमें डर जरूर इस बात का, मैं आपकी बात से गुप्ता जी, आप जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ इस चीज से कि इसमें हो सकता है कुछ लोगों को फायदा हो जाए जो कि अधिकारियों से बहुत नजदीक है, एक 1% गुंजाइश हर जगह रहती है। हाँ, कहीं ना कहीं 1% गुंजाइश हमेशा रहती है। दोनों चीजें हैं, लेकिन सेना के अंदर जो किराए होता है अलग तरह से। ठीक है अनुपम जी, आपकी बात समझ में आ रही है बिल्कुल। संजय कटियार जी, लास्ट कमेंट। हाँ, इस भर्ती का, अग्निपथ का कोई अभी इतना बड़ा स्ट्रक्चर सामने नहीं है, सभी लोग जानते हैं। सिर्फ कपोल कल्पना पे सभी दल बात कर रहे हैं, सिर्फ फैलाना, भय फैलाना, किसी तरह व्यवस्था गड़बड़ा जाए, ये तो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये सब, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। दूसरी चीज, अभी अनुपम जी अधिकारी सेना के उपलब्धि मान रहे हैं, बिल्कुल उपलब्धि है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। अरे क्या महीने के लिए देंगे? बिल्कुल उपलब्धि है, जीवन भर 4 साल के लिए।
रोजगार दिया जाता है क्या? अभिषेक गुप्ता की गलामत फाड़िए, अरे जिससे गला नहीं, दिया जा रहा है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप नौकरी पहले कैसे दी जाती है? आज से पहले नौकरी मिलती थी, कोई गला 20 साल पकड़ के के लिए। जबरदस्ती सुन लीजिए, लेने नहीं जा रहा, आपके संजय यहाँ जी, भर्ती हुई है। ऐसा है अगर वैकेंसी पहले नौकरी निकलेगी, मिलती थी लोग बैंक से स्वेच्छा लेकर से के नौकरी पुलिस में की, जाएंगे, तो आपको पता चला लोग 60 स्वेच्छा साल से में रिटायर जाएंगे। होंगे, लेकिन आपको पता है जब आप मैच्योर तभी होंगे तो मर्डर आप कस्ती आ बागी हो जाती है। जाएंगे, 25 स्वेच्छा साल से में, जाएंगे, तभी रिटायर हो स्वेच्छा से, जाएंगे। स्वेच्छा से ये नौकरी दे रहे हैं, कटियार जी, आपका स्वेच्छा से, शुक्रिया, उसका स्वेच्छा स्वेच्छा से दे रहे हैं। दिनेश बाजपेयी जी, आपका भी शुक्रिया, स्वेच्छा से जाएंगे, आपका भी किसी शुक्रिया। कहने से नहीं आप जाएंगे। सभी का शुक्रिया। सीधा सवाल में जिस तरीके से आज ये जो मुद्दा था अग्निपथ, वाकई में अग्निपथ में जिस तरीके से भर्तियां होंगी, भविष्य में देखना होगा कि आखिरकार कौन सी पद्धति है, कौन सा सिस्टम है, किस तरीके से वरीयता दी जाएगी, कैसे 75% को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, फिर आगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है और अंदर क्या कुछ मानक होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिलहाल सीधा सवाल में इतने हैं। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।